हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू बैक टू आवर कॉन्सेप्ट सीरीज़ क्लासेस। और ये हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज़ की आज 5th क्लास है, 5th सेशन है हमारा। हम 4 कॉन्सेप्ट सीरीज़ में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 पढ़ाने से पहले बेटा मैंने जैसे कि आपको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए, अगर आपने गौर किया हो तो इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव यही है कि कम समय में आपको मैक्सिमम एक सेक्शन का आउटपुट और मैक्सिमम एक सेक्शन का कंटेंट कवरेज दिया जा सके, ताकि आपको कम समय में एक सेक्शन को अच्छे से समझ आ जाए और कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। तो ये इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ का उद्देश्य है, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिले और जो आपको पता है या नहीं पता वो आपको बताया जाए। चलिए, तो आज कॉन्सेप्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 28। 28 सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन है बेटा, बहुत बढ़िया सेक्शन है। इसका यूज़ कहाँ आता है मैं अभी आपको बताऊंगा, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो पहली बार आप सुनेंगे। देखो, जब भी कंपनी क्या करती है, एक पब्लिक ऑफर लाती है। आप सब लोगों को पता है कि कंपनी फंड्स रेस करने के लिए पब्लिक से पैसा रेस करती है बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। कंपनी पब्लिक से फंड्स रेस करने के लिए पब्लिक ऑफर लाती है, पैसा रेस करती है। और पब्लिक ऑफर में कंपनी क्या करती है, न्यू शेयर इशू करती है। पब्लिक ऑफर में कंपनी न्यू शेयर इशू करती है। न्यू शेयर के अलावा भी कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि न्यू शेयर के साथ वो कंबाइंड कर दे एग्जिस्टिंग शेयर। सर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कंपनी के कुछ शेयर होल्डर हैं एग्जिस्टिंग, जिनके पास कंपनी की पहले से शेयर होल्डिंग है, और कंपनी एक आईपीओ इंट्रोड्यूस कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार पब्लिक ऑफर ला रही है। और कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, अब कंपनी उस आईपीओ में कुछ शेयर न्यू इशू कर रही है और उस न्यू शेयर के साथ कुछ शेयर कंबाइंड कर रही है। वो जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्ड करते हैं, उनसे वो शेयर लेकर पब्लिकली ऑफर किए जाते हैं कि आप इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेटा ये जो एग्जिस्टिंग शेयर पब्लिक को ऑफर करे जाते हैं, ये सेक्शन नंबर 28 के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। मतलब आप गौर कीजिए, कंपनी आईपीओ ला रही है, उस आईपीओ में कंपनी न्यू शेयर तो इशू कर रही है, बट उसके साथ कंबाइंड कर दिए कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर। वो एग्जिस्टिंग शेयर जो ऑलरेडी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास है, कंपनी ने वो शेयर उनसे लेकर पब्लिकली वो शेयर इशू कर दिए और पब्लिक ने वो शेयर सब्सक्राइब कर लिए और कंपनी को उसका पैसा दे दिया। तो ये बेटा ओवरऑल जो हो रहा है, आप गौर कीजिए सेक्शन नंबर 28 में कि कंपनी आईपीओ में न्यू शेयर के साथ अपने कंबाइंड करके एग्जिस्टिंग शेयर ऑफर कर रही है, सेक्शन नंबर 28 में। तो इसलिए बेटा इस सेक्शन में 28 में एक ऑफर ऑफ सेल आता है। और ऑफर ऑफ सेल कौन ला रहा है? कंपनी के सर्टेन मेंबर, जो कंपनी के पहले से मेंबर हैं, जिनके पास कंपनी के पहले से शेयर हैं। सब सेक्शन 1 कहता है वेयर सर्टेन मेंबर्स, जहां पर कुछ मेंबर प्रपोजर्स जो प्रपोज कर रहे हैं इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ऐसी बात तो नहीं है कि मेंबर खुद ही अपने शेयर इशू कर देंगे। तो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, पहले वो कंसल्ट किसके साथ करेंगे? एग्जिस्टिंग मेंबर कंसल्ट करेंगे बीओडी के साथ। बीओडी के साथ कंसल्ट करके ऑफर करेंगे इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर टू पब्लिक। और अपनी वो होल शेयर होल्डिंग को और पार्ट शेयर होल्डिंग को ऑफर करेंगे पब्लिक में कि आप ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दे में डू सो, वो ऐसा कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, जो रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कहता है सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 1 कहता है कुछ कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर जिनके पास पहले से शेयर होल्डिंग है, वो कंपनी के मेंबर जिनके पास एग्जिस्टिंग में शेयर होल्डिंग है, वो कंपनी के बोर्ड के साथ कंसल्ट करके कंपनी के आईपीओ में न्यू शेयर के साथ कंबाइंड कर देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर, और कंपनी वो शेयर्स को ऑफर करती है पब्लिक में। अब इससे फायदा क्या है? कंपनी जब अपनी एग्जिस्टिंग शेयर पब्लिक में ऑफर करेगी तो कंपनी की कैपिटल नहीं बढ़ेगी, और कंपनी का मेन उद्देश्य ये कि आईपीओ लाकर कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। तो कंपनी लिस्ट हो रही है और कंपनी को सारे नए शेयर इशू करने की नीड नहीं है। कंपनी चाहे तो नए शेयर के साथ कंबाइंड कर दे पुराने शेयर, और इससे कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगी। जब कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगी तो कंपनी के ऊपर लॉ के बर्डन्स नहीं आएंगे। जितनी ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगी उतने ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन बढ़ते जाएंगे।
जितनी कैपिटल बढ़ती रहेगी उतने कंप्लायंस बर्डन, आगे जाके हम देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आ जाती है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। आप याद रखना जितना कैपिटल बढ़ता रहेगा कंप्लायंस उतने बढ़ते रहते हैं। तो आप देखिए कंपनी ने आईपीओ भी ले आई, कंपनी लिस्ट भी हो गई, कंपनी की कैपिटल भी नहीं बढ़ी, सारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं और कंपनी कुछ नए शेयर लाकर बाकी एग्जिस्टिंग शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है और कंपनी अपने आईपीओ लाकर अपने सिक्योरिटी को लिस्ट करवा सकती है। इसके लिए बेटा एप्लीकेबल जो रूल लगता है यहाँ पर वो रूल नंबर 8 है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2018। और ऐसा करने के लिए मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। यूजुअली ये मेंबर कौन होते हैं? कंपनी के सेलिंग प्रमोटर्स है, जिनको सेलिंग शेयर होल्डर बोलते हैं। कंपनी के प्रमोटर जिनके पास बल्क में शेयर होल्डिंग है वो अपने शेयर एग्जिस्टिंग वाले पब्लिकली ऑफर कर रहे हैं। अब कह रहा है जिस भी डॉक्यूमेंट से, सबसेक्शन 2 कहता है जिस भी डॉक्यूमेंट से ऑफर ऑफ सेल पब्लिक के लिए लाया जाएगा, जिस भी डॉक्यूमेंट से आप ऑफर ऑफ सेल पब्लिक के लिए लाओगे, इज मेड शेल बी डीम टू बी ए प्रोस्पेक्टस, माना जाएगा वो क्या है? प्रोस्पेक्टस है, जैसे कि कंपनी ने इशू करा है। और जो भी लॉ एंड जो भी रूल्स प्रोस्पेक्टस के कंटेंट के ऊपर लगते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 26 में कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात बोली गई है, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड ओमिशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 34-35 में मिस स्टेटमेंट की बात आती है, अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट आई तो लाइबिलिटी की बात आती है। तो कह रहे जो भी प्रोविजन आपके कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के, लाइबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस के हैं, अगर मिस स्टेटमेंट हुई शेल अप्लाई, वो अप्लाई होंगे जैसे कि प्रोस्पेक्टस ही कंपनी ने इशू करा है। तो जो डॉक्यूमेंट कंपनी ऑफर ऑफ सेल के लिए ला रही है, जो डॉक्यूमेंट कंपनी ऑफर ऑफ सेल के लिए ला रही है, माना जाएगा डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस ही है। और जो भी लॉ और जो भी रूल्स प्रोस्पेक्टस के ऊपर लगते हैं, लाइक कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन एंड ओमिशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, वो सारा उस डॉक्यूमेंट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है। एंड सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है द मेंबर्स वेदर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट और बोथ हु शेयर आर प्रपोज टू बी ऑफर टू पब्लिक, जिस भी मेंबर के शेयर्स, अब देखो एग्जिस्टिंग मेंबर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। जिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर पब्लिकली ऑफर करे जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। वो कलेक्टिवली ऑथराइज करेगी कंपनी को कि आप ऑफर ऑफ सेल ला रहे हैं और आपको सारे के सारे वो काम करने हैं जो इस ऑफर ऑफ सेल के लिए जरूरी है। मतलब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग मेंबर या सेलिंग शेयर होल्डर कंपनी को ऑथराइज करेंगे कि सेक्शन नंबर 28 में जो ऑफर ऑफ सेल आ रहा है उसकी सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे एंड दे शैल रीइंबर्स द कंपनी ऑल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट बाय दिस मैटर। अब जितना भी खर्च होगा उस ऑफर ऑफ सेल का शुरुआत में तो कंपनी करेगी, बट बाद में कंपनी रीइंबर्स करवा लेगी उस पर्सन से जिसके बिहाफ पर वो ऑफर ऑफ सेल लाया गया है। ये कहता है बेटा सेक्शन नंबर 28 सबसेक्शन 3। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 28 ऑफर ऑफ सेल। तो मैं आपको क्रक्स में समराइज कर रहा हूं सेक्शन में क्या पढ़ा आपने। पहली बात तो जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाना चाहती है, आईपीओ लाना चाहती है, तो कंपनी नए शेयर जो इशू करेगी उसके साथ कंबाइंड कर सकती है एग्जिस्टिंग शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर जो पहले से शेयर होल्डर के पास है, जो अभी कंपनी अनलिस्टेड है उसके शेयर्स हैं, और कंपनी वो शेयर पब्लिक में ऑफर करके अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा सकती है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। ये बात समझ आ गई। इसके लिए कंपनी के मेंबर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहते हैं उनको सेलिंग शेयर होल्डर बोलते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे और अपनी सिक्योरिटी को ऑफर करेंगे पब्लिक के लिए। एंड जिस डॉक्यूमेंट से वो ऑफर लाएंगे वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा जैसे कि प्रोस्पेक्टस ही है, और वो प्रोस्पेक्टस के जैसे माना जाएगा प्रोस्पेक्टस ही है, तो प्रोस्पेक्टस की सारी रिक्वायरमेंट कंटेंट की है, लाइबिलिटी की है, वो सारी रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्टस वाली उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। और सब सेक्शन 3 कहता है जो एग्जिस्टिंग मेंबर के शेयर जो पब्लिकली ऑफर किए जा रहे हैं उसके लिए मेंबर कंपनी को ऑथराइज करेंगे, और कंपनी जो भी एक्सपेंस करेगी बाद में रीइंबर्स होंगे पैसे, मतलब कंपनी पे बैक करेगी उन मेंबर्स को जिनके बिहाफ पर वो शेयर इशू करे गए हैं। अब जो फंड्स रेज होंगे वो फंड्स भी उन्हीं मेंबर के हैं। देखो जो कंपनी न्यू शेयर इशू करके फंड्स रेज कर रही है वो तो कंपनी का हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लेकर पब्लिक में ऑफर करे गए हैं वो पैसा किसका होगा? वो पैसा मेंबर्स का ही होगा। आप सोचो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके शेयर पब्लिकली ऑफर करे जा रहे हैं, एक्सपेंस अगर वो बियर करेंगे तो उन शेयर को सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो भी उन्हीं का होगा। पर जो न्यू शेयर कंपनी ने इशू करे हैं वो न्यू शेयर का फंड्स कंपनी यूज करेगी।
ये ओवरऑल बेटा सेक्शन नंबर 28 था, जिसको बोलते हैं ऑफर ऑफ सेल। उम्मीद करता हूं बेटा ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेटा मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने एक जगह पर लाकर रख दी है, और मैंने बहुत सारी कनेक्टिविटी नहीं करी बेटा। जो सेक्शन की मेन बातें थी मैंने वो आपको सारी बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीरीज अच्छी लग रही है और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करें, एंड अगर आपको सच में इससे फ़ायदा लगता है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।